हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 5 जल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए बनाया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पीडीएफ फाइल भी लिया गया है ताकि जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे चीज़ों को दिखा करके और भी क्लियर किया जा सके, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, इसलिए हमने यहाँ पे पीडीएफ फाइल भी ले रखा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको यहाँ पे हम दिखा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यहाँ पे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और प्रसारित होता रहता है जल वाष्प कहलाता है। सेकेंड कथन कह रहा है कि थलसाला छोटे घर के पौधों को रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। बताना यहाँ पे कौन सा कथन सही है, दोनों सही है या फिर कोई एक सही है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं पहला कथन के बारे में। तो पहला कथन दे रखा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और प्रसारित होता रहता है जलवाष्प कहलाता है। ये कथन गलत है। देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और प्रसारित होता रहता है उसे जलवाष्प नहीं कहते, उसे जल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो गया। ये सेकेंड कथन के बारे में बात करें हम लोग कि थलसाला छोटे घर के पौधों को रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं है थलसाला क्या है तो चलिए आपको मैप पर दिखाते हैं। इसलिए हमने कहा था कि पीडीएफ हमने ले रखा है यहाँ पे ताकि चीज़ों को दिखा करके आसान किया जाए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज में ही शायद था, ये देखिए ये थलसाला है ना, ये थलसाला है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक बड़े जार के एक चौथाई भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह से दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इससे जल की फुहार छिड़कें, जार को बंद कर दें। पत्तियों में मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संग्रहित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये क्या है, थलसाला है। देखिए थलसाला यहाँ लिखा है कि यह छोटे घर के पौधों रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। वही पॉइंट वहाँ था ना कि थलसाला क्या है, यह छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, ऐसे करके आप देख सकते हैं। राइट, तो हम लोग को बस जानना ये है कि थलसाला क्या है, तो एक कृत्रिम अहाता है। ठीक ना, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। इसलिए हमने कहा कि पीडीएफ हम लेकर रखें ताकि चीज़ों को दिखा कर आसान किया जाए। राइट, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। थलसाला छोटे घर के पौधों रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है, बिल्कुल कथन सही है। और पहला कथन गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि जल के द्वारा जो लगातार अपना स्वरूप बदलता है, प्रसारित होता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं, ना कि जलवाष्प कहते हैं। ठीक ना, डिटेल्स भी देख सकते हैं यहाँ पे हमने रखा है, देकर ले रखा है यहाँ पे कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिमवृष्टि के रूप में भूमि या समुद्र पर नीचे गिरता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है रहता है और महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच प्रसारित होता रहता है, जल चक्र कहते हैं। है ना, उसे क्या कहते हैं, जल चक्र। थलसाला छोटे घर के पौधों को रखने का कृत्रिम अहाता होता है, ये तो हमने वहाँ पे पिक्चर के माध्यम से क्लियर कर दिया। राइट, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला दिया हुआ है कि महासागर दिया हुआ है, नदियाँ, तालें, सोतें, हिमनद। पूछ रहा है आपसे कि उपर्युक्त में से कौन सा ताजे जल, देखिए लिखा है कि ताजे जल का मुख्य स्रोत कौन हो सकता है। तो क्या महासागर हो सकता है, नहीं, ये ताज़ा जल का स्रोत नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये कह सकते हैं खारा जल का स्रोत हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। नदियाँ जहाँ पे बह रही हैं तो वहाँ पे ताज़ा जल मिल जाएगा आपको। ताल भी हो सकता है। सोते सोते यहाँ पर ज़्यादातर देखेंगे जंगलों में जो छोटी छोटी नदियाँ बहती रहती हैं किनारे किनारे साइड से, वो सोते कहलाती हैं। हिमनद भी यहाँ पे ताज़ा पानी आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे देखेंगे, ये सभी जो है वो ताज़े जल का मुख्य स्रोत हैं। अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2, 3, 4 और 5 देख सकते हैं। ताजे जल के मुख्य स्रोत नदियाँ, तालें, सोते और हिमनद हैं। महासागर और जो समुद्र है ये क्या होता है, खारा जल होता है इसमें। और ठहरी होती हैं, ठहरी हुई होती हैं, तो ताज़ा जल पॉसिबल नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या लिखा है कि
लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूदा नमक की मात्रा होती है। मतलब कि 1000 ग्राम जल है, उसमें कितना नमक मौजूद है, इसे लवणता कहते हैं। क्या ये सही है? 1000 ग्राम जल लेते हैं और उसमें से कितना नमक है, ठीक है, ये मान लेते हैं कितना ये क्या है, 1000 ग्राम जल है और इसमें कितना नमक है, इसमें नमक की मात्रा कितना है, क्या उसे लवणता कहा जाता है? अगला कह रहा है कि महासागरों की औसत लवणता जो है वो 15 भाग प्रति 1000 ग्राम है। यानी कि 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में, ठीक है, 1000 ग्राम में इसका जो 15वां भाग होगा उसमें क्या है, लवण है। तो क्या ऐसा है? औसत लवणता यानी कि 15 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो बात करें हम लोग यहाँ पहला कथन के बारे में, लिखा है लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूदा नमक की मात्रा होती है। ये बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। ध्यान रखिएगा, लवणता 1000 ग्राम में कितना उसमें नमक की मात्रा है उसे लवणता कहा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बात करें हम लोग यहाँ पे महासागर की जो औसत लवणता होती है वो 15 भाग नहीं होता है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। कितना? 35, ना कि 15। ये कथन यहाँ पे गलत है। तो सही क्या है यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 यहाँ पे सही है। ठीक है ना? ध्यान रखना है आपको कि लवणता जो है वो 1000 ग्राम में कितना नमक मौजूद होता है उसमें उसे लवणता कहा जाता है। और जो महासागर की जो औसत लवणता होता है वो कितना होता है? 35। ठीक है, 35 भाग। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागरों की औसत लवणता कितना होता है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए इसको दिखाते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है। देखिए सवाल यहाँ से बनाया गया था, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूदा नमक की मात्रा होती है और महासागर की औसत लवणता कितना होता है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। ठीक है, एक देखेंगे कि प्रति 1000 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम में कितना भाग होता है? 35 भाग जो होता है वो क्या है, उसमें नमक की मात्रा होती है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि इजराइल के जो मृत सागर है ना, इजराइल का जो मृत सागर है वहाँ पे 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। सोचिए, 340 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर में 340 ग्राम उसमें नमक देखने को मिलती है। ठीक है, तैराक इसमें पल्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। ठीक है, डेंसिटी यानी कि उसको ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो तैराक होते हैं आसानी से तैर सकते हैं इस पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और बार बार मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो ये जो दिया रहता है ना कि आप जानते हैं, इसको ज़रूर नोट कीजिए, इसको कोशिश कीजिए कि नोट्स बनाए कीजिए। सवाल यहीं से बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, वो एक जो था ना रक्त क्रांति, तो रक्त क्रांति जो आई थी जो विनोबा भावे से संबंधित था, तो वो भी देखिएगा कि एनसीईआरटी बुक में डायग्राम में बना हुआ इसी तरह से दिया हुआ है और वहीं से सवाल बनाया गया था बीपीएससी तैयारी में जो पूछा गया था। ठीक है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह के सवालों को ज़रूर इसको देखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल वही चीज़ लग रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या दे रखा है कि उत्तरी अमेरिका के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। सेकेंड कह रहा है कि तैराक इसमें तैर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता से इसे सघन बना देती है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो बात करें हम लोग यहाँ पहला कथन के बारे में कि उत्तरी अमेरिका के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। ये कथन सही होता अगर यदि यहाँ पे सिर्फ इजराइल होता। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में मृत सागर नहीं है, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है, तब ये कथन सही होता। अदरवाइज ये कथन क्या है, यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इजराइल होना चाहिए, दिया है उत्तरी अमेरिका। सेकेंड कह रहा है कि तैराक इसमें तैर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता होती है। बिल्कुल बात सही है यहाँ पे, है ना, जैसा कि भी हमने एनसीईआरटी बुक में देखा भी। ठीक है, तो पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डिटेल्स में देखिए वही लिखा है हमने कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें तैर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। ठीक है, अगला सवाल है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मार्च, 14 अक्टूबर, 10 दिसंबर। देखिए 10 दिसंबर को हम लोग जानते हैं कि क्या मनाया जाता है, विश्व मानवता दिवस। ठीक है, 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है बताइए ज़रा।
14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? आप लोग जानते होंगे किस दिन मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस। विश्व मानक दिवस। जबकि 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फिर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च। यानी कि 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, जबकि 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस, और 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवता दिवस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। इसको क्या लिखा जा सकता है? मानवाधिकार दिवस, है ना। मानवाधिकार यानी कि मानव का अधिकार, है ना। ये इसका सही कर लीजिएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है कि लहरें तब बनती हैं जब समुद्री सतह पर तरंगें उत्पन्न होती हैं। सेकेंड कह रहा है कि जितनी ही तेज पवन बहती हैं तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कथन दे रहा है कि लहरें तब बनती हैं जब समुद्री सतह पर तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो समुद्र की सतह, जो सतह होता है, इसे ये मान लेते हैं ये समुद्र है, ठीक है। तो इसमें जब तरंगें इस तरीके से उत्पन्न होती हैं तब जाकर के लहरें बनती हैं, है ना। और लहरें देखती हैं कि चीज़ों को क्या करती हैं, बहुत सारी वस्तुओं को क्या करती हैं, सब किनारे ला करके छोड़ देती हैं। तो ये तरंगें लहरें कब बनती हैं? जब समुद्री सतह पर, इस सतह पर क्या बनता है, इस तरीके से लहरें उत्पन्न होती हैं, वेव बनता है, वेव, है ना, जिसको तरंग कहते हैं। तो जब तरंगें उत्पन्न होंगी तभी जाकर के लहरें बनती हैं। तो कथन सही दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड कह रहा है कि जितनी ही तेज पवन बहती हैं तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी होती जाती हैं, है ना। यानी कि पवन यानी कि हवा, जो हवा जितना तेज होगा उसी तरीके से ये उतना ही इसकी तरंग जो होगा वो क्या होगा, बड़ी होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये भी कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। अगला सवाल लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं, है ना। जैसे कहने मतलब कि ये उठा फिर नीचे गया, फिर उठा फिर नीचे गया, ये तो वेव है। फिर कह रहा है कि लहरें तब बनती हैं जब समुद्री सतह पर तरंगें उत्पन्न होती हैं, जितनी ही तेज पवन बहती हैं तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती चली जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित पर विचार करें। भूकंप, एक ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन, उपर्युक्त गतियों में से किसका परिणाम सुनामी हो सकता है? क्या लिखा है कि जो ऊपर 3 दिया है उस किसकी वजह से किसका परिणाम ऐसा हो सकता है जिससे कि क्या आ सकता है, सुनामी। बताइए जरा क्या किसके कारण से सुनामी आ सकता है? भूकंप से, एक ज्वालामुखी उद्गार से, जल के नीचे भूस्खलन से, या तीनों से, या कोई इनमें से 2 से। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, सुनामी कहाँ पे आएगा? समुद्र में आएगा। समुद्र में, महासागरों में वहाँ से उत्पन्न होती है ये सुनामी, ठीक है। तो अगर पानी में डिस्टर्बेंस पैदा होगा तो जाहिर सी बात है सुनामी आएगी, ठीक है। तो क्या भूकंप से ये डिस्टर्बेंस पैदा होगा? बिल्कुल होगा, है ना। हलचल पैदा होंगी भूकंप से भी, तो यहाँ से भी आ सकता है सुनामी। एक ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी देखेंगे कि समुद्र में भी आता है, समुद्र के नीचे भी उत्पन्न होती है, तो इससे भी आ सकता है। हम लोग क्लास 6 वाला जब चैप्टर पढ़ रहे तो वहाँ भी हम लोग देखे थे। और जल के नीचे भूस्खलन, अगर जल के नीचे अगर ये बहुत बड़ा वाटर बॉडी है और उसके नीचे अगर ये भूस्खलन होता है, नीचे भूस्खलन होता है तो भी पानी में हलचल पैदा होंगी, जिससे इससे भी सुनामी आने का खतरा पैदा होता है, ठीक है। और ये सब समुद्र का हिस्सा है, तो देखिए मान लीजिए इस तरह का महाराष्ट्र नीचे ये समुद्र का सतह है नीचे, तो यहाँ से भी तो ज्वालामुखी फट के निकल सकता है। तो इससे पानी जब निकलेगा ज्वालामुखी तो क्या करेगा, पानी को ऊपर धकेलेगा, जिसकी वजह से ये पानी क्या होगी, आगे की ओर धकेला जाएगा, जिससे सुनामी आ सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से चाहे वो भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी उद्गार हो, चाहे जल के नीचे भूस्खलन हो, ये तीनों की वजह से सुनामी आ सकता है, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपर्युक्त में से सभी। अगला सवाल व्याख्या देख लेते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट होता नहीं है यहाँ। कहता है एक तूफान के दौरान तेज हवाएं चलने पर विशाल लहरें उत्पन्न होती हैं, इनसे अधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण जो महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। विस्थापित मतलब जैसे जल यहाँ पे है तो जल उठ करके दूसरे जगह जाना ही क्या है, विस्थापित है।
इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं। देखिए, इसके परिणाम स्वरूप जिस तरह से घटनाएं घटेंगी तो 15 मीटर तक ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं। 15 मीटर ऊंचाई बहुत होता है, 15 मीटर अच्छा खासा होता है। और इतना अगर जल उठेगा और फिर जब वापस नीचे आएगा तो सोचिए पानी को कहाँ कितना दूर ले जाएगा, तो सुनामी आएगी ना इससे, जिसे सुनामी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुनामी शब्द किस भाषा का है, ये ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये जापानी भाषा है। ठीक है, सुनामी शब्द जो है कहाँ से आई हैं, ये जापान से आई हैं। ठीक है, वैसे आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। जब भी सुनामी आती हैं पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट सुनामी के बाद डूब गया, कब? 2001 में, 2004 में, 2009 में या फिर 2011 में? तो याद रखना है कि 2004 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो था वो सुनामी के बाद ये डूब गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे उस समय देखा जाए तो रिएक्टर स्केल पर जब उसको मापी गई थी तो 9.0 तीव्रता वाला भूकंप आया था। ठीक है, और इसका जो अधिकेंद्र था वो सुमात्रा जो था ना, सुमात्रा का पश्चिमी सीमा वहाँ पे था इसका केंद्र। ठीक है, तो ये भी बातों को ध्यान रखिएगा। 2004 की सुनामी ने भारत के तटीय क्षेत्रों में व्यापक रूप में नुकसान पहुंचाया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। 2004 की सुनामी के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है या गलत है, विचार करना है आपको। यहाँ पे पहला कथन दे रखा है कि यह उस भूकंप का परिणाम था जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। ठीक है, और रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता कितना थी? 9.0, और भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी जिससे भूकंप उत्पन्न हुआ था। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए, बात करें हम लोग पहला कथन के बारे में कि यह उस भूकंप का परिणाम था जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है कि ये जो भूकंप आया था ये इसका अधिकेंद्र कहाँ था, एपी सेंटर जो था वो सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। और ये रिएक्टर स्केल पर कितना था? 9.0। अब सोचिए 9.0 वाला कितना तबाही मचाने वाला होगा, है ना, सब कुछ मतलब विनाश करने वाला था ये। और थर्ड कह रहा है कि भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी जिससे भूकंप उत्पन्न हुआ था, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। एक बार यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम जो भी इस सीरीज अभी लेके चल रहे हैं, अगर जल्द से ये मेरा पूरा टॉपिक पूरा जितना भी हम MCQ करते हुए करवा रहे हैं, अगर ये कंप्लीट करते हैं तो मतलब समझिए कि ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आने की पूरा किताब का निचोड़ समझिए कि हम यहाँ पे आपको करवा दे रहे हैं, पूरा निचोड़ है। ठीक है, थोड़ा बहुत छूटता है तो इसका मतलब है कि वो छूट रहा है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जितना पॉसिबल है एग्ज़ाम में आ सकता है उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे आपका क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो NCERT बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जितना पढ़ा दे रहे हैं उतना कवर करते हैं तो इससे बाहर फिर यहाँ से सवाल नहीं आएंगे। राइट, चलिए आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। 2004 की सुनामी ने भारत के तटीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाया। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता कितना थी? 9.0। जैसे ही भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे चली गई, समुद्र तल में अचानक हलचल हुई और इस कारण यह भूकंप आया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से पहला सवाल कथन देना है, दिया हुआ है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सेकंड कथन है कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पहला कथन के बारे में कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। बिल्कुल सही है, 24 घंटा में हर 12 घंटे पे आते हैं, सब पता होगा आपको। ठीक है, ये कथन सही है। सेकंड कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं, ये भी कथन सही है। ठीक है, तो दोनों का दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही है। तो हम लोग चल जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं।
व्याख्या देख लेते हैं ज़रा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना भी, यहाँ पे ज्वार होना चाहिए था, ठीक है, ये गलत है टाइपिंग, उठना भी ज्वार भाटा कहलाता है। जब जल अपने उच्चतम स्तर तक तट के बड़े हिस्से में को डुबो देता है तो उसे उच्च ज्वार कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा ये कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि नियम के हिसाब से महासागरीय जल जो है दिन भर में 2 बार उठती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। जब जल अपने उच्चतम स्तर पर होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उच्च ज्वार भाटा, ठीक है। जब जल अपने उच्चतम स्तर तक तट पर पहुँचता है तो उसे क्या कहते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं। जब जल अपने न्यूनतम स्तर तक आ जाता है तो इसे पीछे चला जाता है। कह रहा है कि जब जल अपने न्यूनतम स्तर पर आता है तो पीछे चला जाता है तो उसे निम्न ज्वार कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब जल अपने उच्चतम स्तर पर यानी कि इस तरीके से ऊपर चला जाता है तो इसे उच्च ज्वार कहते हैं। और वापस जब ये कहता है जब जल अपने न्यूनतम स्तर पर यानी कि न्यूनतम स्तर पर चला जाता है तो ये क्या कहता है, पीछे चला जाता है। यानी कि ये वाला देखेंगे कि ये स्तर यहीं तक था, तो अब यहाँ से अगर इसको जब नीचे आएगा तो ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, है ना। तो यही चीज़ कह रहा है, यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है कि जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप ज्वार आता है, ठीक है। और सेकेंड कह रहा है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ज्वार आते हैं। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहला कथन के बारे में। यहाँ पे कह रहा है कि जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप ज्वार आता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ लिखा है परिणाम स्वरूप ज्वार आता है, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था, तभी हम इस सवाल का कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिसे लिखा है कि परिणाम स्वरूप ज्वार आता है, तो कौन सा ज्वार आता है, उच्च ज्वार आता है या निम्न ज्वार आता है। तो यहाँ पे होना चाहिए था उच्च ज्वार या निम्न ज्वार, जो भी लेकर चलें, ठीक है। अगर इसे हम यहाँ पे लेते हैं उच्च ज्वार, ठीक है, अगर हम ले लेते हैं उच्च ज्वार, क्योंकि इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। चलिए अब सही है, ठीक है, अब सही है। तो अब ये कह रहा है कि परिणाम स्वरूप उच्च ज्वार आता है, तो ये कथन यहाँ पे फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, और इसी कारण देखेंगे यहाँ पे क्या आता है, निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इसकी वजह से क्या होता है, निम्न ज्वार, ना कि उच्च ज्वार, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा और तीनों, यहाँ पे कुछ छूट रहा होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक किया गया, और यहाँ पे पृथ्वी होना चाहिए। चलिए पृथ्वी, तो कहता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में क्या होता है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार आता है। नहीं, इसमें इससे क्या आता है, उच्च ज्वार आता है, तो ये भी कथन गलत है। यहाँ पे दोनों का दोनों कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कथन डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसका मतलब समझा देते थोड़ा सा, जो PDF हमने जो लिया है ना, तो वहाँ पे आपको इमेज दिखाते हैं, वहाँ से क्लियर होगा। देखिए ये कंडीशन फर्स्ट वाला, देखिए ये क्या है, लघु ज्वार भाटा है पहला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब 90 डिग्री के एंगल बनता है ना तो उसमें निम्न ज्वार आता है या फिर लघु ज्वार भाटा आता है, ठीक है। लेकिन जब देखेंगे कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो क्या आता है, बृहद ज्वार भाटा आता है। आपको ये याद रखना है कि जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सिद्ध में आते हैं तो बृहद ज्वार भाटा आता है, जबकि वहाँ पर क्या लिखा था, निम्न ज्वार भाटा, या फिर निम्न वाला लिखा था, तो वो गलत हो जाएगा। इससे क्या होता है ना, यहाँ पे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा देखेंगे कि उच्च जो है, या फिर कह सकते हैं बृहत यानी कि बहुत बड़ा यहाँ पे ज्वार भाटा आता है। या फिर देखिए सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब ये तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं, अब यही कंडीशन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो देखिए ये कंडीशन जो है ना आपका, ये वाला कंडीशन, ये कंडीशन आपका है चंद्र ग्रहण का, और ये कंडीशन है आपका सूर्य ग्रहण का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो क्या लग जाता है। तब यहाँ पे अच्छा रुकिएगा, थोड़ा सा उल्टा हमने बता दिया, फिर से सुन लीजिएगा। देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो फिर क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर यदि सूर्य और
चंद्रमा के पीछे पृथ्वी आ जाएगी तो क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट में ये समझना है आपको, क्या समझना है वो देखिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर हम लोग हैं, क्या हमको हमें यहाँ पे सूर्य दिखाई देगा अब, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ चुका है, तो क्या नहीं दिखेगा, हमें नहीं दिखेगा सूर्य। जब सूर्य नहीं दिखेगा तो इसका मतलब है कि क्या लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ चुका है, पृथ्वी। अब हम लोग पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी पर सूर्य तो देख पा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का इस देखेंगे कि ये जो पृथ्वी की छाया किस पर पड़ना शुरू हो जाएगा, चंद्रमा पे छाया पड़ना शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा पास अपना प्रकाश तो है नहीं, तब यहाँ पे क्या दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या होगा जाएगा, ये चंद्रग्रहण हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप याद रख सकते हैं। फिलहाल आपको ये ध्यान यहाँ पे रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी या सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो वृहद ज्वार भाटा आती हैं, जबकि जब इस तरह का 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे लघु ज्वार भाटा आता है या निम्न ज्वार भाटा आता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं सवाल क्या था। तो ये समझ में आया। तो ये याद रखना था कि पूर्णिमा हो या फिर अमावस्या के दिनों में क्या होता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप देखेंगे कि निम्न ज्वार नहीं उच्च ज्वार भाटा आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी में डिटेल्स देख सकते हैं कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे उच्च ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहा जाता है। जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चंद्रमा एक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहा जाता है। ये अंतिम चतुर्थांश मतलब ये चीज़ हो रहा है ना, ये वाला कुछ करके, तो ये चतुर्थांश जो बन रहा है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये शायद इस अध्याय का अंतिम सवाल होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है नौ संचालन, दूसरा दे रखा है विद्युत उत्पादन और तीसरा दे रखा है मछली पकड़ना। बोल रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा उच्च ज्वार के फायदे हैं। उच्च ज्वार के कौन से फायदे हैं, क्या केवल 1, केवल 2, 1, 2, 3 या फिर सभी। तो देखिए हम लोग बात करें यहाँ पे कि बात करें हम लोग किसके फायदे, उच्च ज्वार के फायदे किस किसके हैं। तो नौ संचालन का भी फायदा है ना। नौ संचालन का फायदा होगा या नहीं होगा, बताइए ज़रा। जैसे कहने का मतलब है कि जब इस तरह की तरंगें चलती हैं, ठीक है, तो जब ये कहने का मतलब है कि यदि ज्वार ऊपर उठती हैं, तो जब ऊपर उठती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ढलान इधर होगा, है ना। तो जब उच्च ज्वार आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ढलान होगा, तो हमें क्या करना होगा, जब संचालन करेंगे नाव का तो आसानी से हमें क्या होगा, इधर किनारे की तरफ में जाने में आसानी हो जाएगी। तो फ़ायदा हुआ ना यहाँ पे। उच्च ज्वार के फायदे हैं या नहीं है। विद्युत उत्पादन करने में फ़ायदे होंगे और मछली पकड़ना तो आसान होगा ही, उसमें क्या होता है, मछलियाँ किनारे आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सही फायदे हैं किसके, उच्च ज्वार के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। इससे जहाज़ों को अधिक से अधिक बंदरगाह पर पहुंचने में मदद मिलती है। उच्च ज्वार से पकड़ने में भी मदद, मछली होगा यहाँ पे, उच्च ज्वार में मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान मछलियाँ तटों के निकट आ जाती हैं। यह मुहार्थ बहुतायत में मछली पकड़ पाने में सक्षम बनाता है। कुछ पर ज्वार भाटे के कारण जल के उतार चढ़ाव का विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी फायदे हैं। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने बना करके आपको दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे वीडियो में अब कभी होगा तो दिखाएंगे आपको हम 96% ऐसे होते हैं जो कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरे वीडियो को देखते हैं, और मात्र 4% ऐसे हैं जो कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब किए और तब देख रहे हैं। सोचिए कितना दुख की बात है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, और 96% ऐसे हैं जो कि सिर्फ देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब करें तो पैसा नहीं लगता ना आपको, लाइक करें क्या लगता है, पैसा तो लगता नहीं है। तो रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और थैंक्स इन लोगों के लिए 4% जो कि हम चैनल सब्सक्राइब करके देख रहे हैं। बाकी आप लोग भी थैंक्स का पात्र बनिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।